नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में और आप देख रहे हैं वीआईपी सीटों का सर्वे। यानी हरियाणा और महाराष्ट्र में किस दिग्गज की किस्मत किस करवट बैठेगी, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। और उससे पहले एग्जिट पोल के माध्यम से तो हम आपको बता ही चुके हैं कि हरियाणा और महाराष्ट्र में किस तरह से बीजेपी अपने दम पर सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है। तो आपको ये बता दें कि वीआईपी सीटों का सर्वे तो हम आपको दिखाएंगे हरियाणा में भी महाराष्ट्र में भी, लेकिन उससे पहले कल जो तस्वीर आपके सामने रखी थी सबसे पहले उस पर नजर डाल लेते हैं। महाराष्ट्र और हरियाणा किस तरह से एग्जिट पोल के माध्यम से हमने आपको बताया था कि महाराष्ट्र में साफ तौर पर बीजेपी अपने दम पर सरकार बना रही है, क्योंकि बीजेपी प्लस को 144 सीटें मिल रही हैं। शिवसेना 77 पर टिक रही है, कांग्रेस को बड़ा नुकसान हो रहा है, 30 सीटों पर आ रही है, एनसीपी 29 पर रुक रही है। यह महाराष्ट्र का एग्जिट पोल था जो यह साफ बता रहा है कि बीजेपी अपने दम पर सरकार बना रही है। अब इसके बाद यहां पर जो वीआईपी हैं उनकी सीटों पर क्या हो रहा है ये हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले हरियाणा की भी बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र के बाद अब बात कर लेते हैं हरियाणा की कि हरियाणा में किस तरह से बीजेपी पहली बार अपने दम पर सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है। हमने आपको कल बताया था कि जो हमारा फाइनल कट आया था उसमें 54 सीटें बीजेपी को मिल रही हैं। आईएनएलडी दूसरे नंबर पर आ रही है 22 सीटों के साथ, कांग्रेस में 10 पर और हरियाणा जनहित कांग्रेस 2 पर। तो इस तस्वीर के बाद ये उत्सुकता जरूर सामने आती है कि वीआईपीज का क्या हो रहा है। वो सीटें जिस पर दिग्गज चुनाव लड़ रहे हैं, क्या उन सीटों पर वो जीत रहे हैं, हार रहे हैं, या उनके लिए खतरे की घंटी बज रही है। तो हम शुरुआत करेंगे महाराष्ट्र से और महाराष्ट्र में सबसे पहले पृथ्वीराज चव्हाण, आपको बता दें महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री, कराड साउथ से खतरे की घंटी है इनके ऊपर। ये देखिए, इन पे खतरे की घंटी, इन्होंने बहुत कुछ दांव पर लगाया। कराड साउथ से ये चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन इन पे खतरे की घंटी। अशोक वानखेड़े जी, खतरे की घंटी क्यों पृथ्वीराज चव्हाण पर? पृथ्वीराज चव्हाण का ये गृह नगर है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिनके खिलाफ वो चुनाव लड़ रहे हैं वो कांग्रेस से ही विलास काका पाटिल उंडालकर जो है वो कांग्रेस से पिछले 8 बार से वहाँ विधायक रह चुके हैं। उन्हें बहुत अच्छा काम किया, उनकी एक पकड़ है। उनको उनका टिकट काट के जब मुख्यमंत्री चुनाव लड़े तो वो दूसरे पार्टी में एनसीपी में चले गए। एनसीपी वैसा भी पश्चिम महाराष्ट्र को अपना गढ़ मानती है। सातारा जिला में एनसीपी की पकड़ है। एक ऐसा एक विधायक था कांग्रेस का जो कांग्रेस का गढ़ वहां लड़ा करता था। जब उसका टिकट काट के मुख्यमंत्री को टिकट मिला तो वो तो पूरा रिएक्ट करेगा। एनसीपी का साथ में इनकैम्पेंसी, ये बहुत सारी चीजें हैं। ये पकड़ के मुझे लगता है कि पृथ्वीराज चव्हाण की हालत बहुत नाजुक है और वो चुनाव हार जाए तो बहुत ज्यादा इस पे सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये खतरे की घंटी इनके ऊपर और ये खबर बिल्कुल अच्छी नहीं है। अगला अब हम रुक कर लेते हैं कि अगला जो दिग्गज है वो कौन है और उसकी किस्मत किस तरह से दांव पर लगी है। विनोद तावड़े, बीजेपी से विनोद तावड़े, और ये बोरीवली सीट से लड़ रहे हैं। ये माफ कीजिएगा, कराड साउथ लिखा है, बोरीवली सीट है ये। बोरीवली सीट आपको बता दें, माफ कीजिएगा गलत है। और बोरीवली सीट से विनोद तावड़े जो हैं वो जीत रहे हैं। विनोद तावड़े के लिए अच्छी खबर। शंकर अय्यर, मैं आपसे जानना चाहूंगी, विनोद तावड़े जीत रहे हैं बोरीवली से, क्या इसकी उम्मीद थी पहले से? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि वो जो यंग नेताओं में बीजेपी में जो उभर के आ रहे हैं मुंडे के बाद में, ऐसे कहा जाता था जब मुंडे थे तो ये ही विल बी द नेक्स्ट मुंडे, ऐसे बताया जाता था। और उनकी अपनी एक एम्बिशन भी है, वो युवा नेता हैं, काफ़ी काम किया है उस एरिया में। और जो सीएम की रेस में पहले जो डिस्कशंस हो रहा था उसमें उनका नाम चल रहा था, तो इसलिए एक जाहिर सी बात है कि उनको, मुंबई के लड़के हैं, मुंबई की सिटी अध्यक्ष रहे हैं, तो जितना स्वाभाविक है उनके लिए। तो हम देख रहे हैं वीआईपी सीटों का ये सर्वे और विनोद तावड़े बोरीवली सीट से जीत रहे हैं। और जैसा कि शंकर बता रहे हैं कि इस तरह की तस्वीर लग भी रही थी, उम्मीद भी थी। मुख्यमंत्री पद के जो दावेदार हैं उसमें भी इनका नाम जो है वो है इस रेस में, और इनके लिए अच्छी खबर कि ये जीत रहे हैं बोरीवली सीट से। अभिलाष खांडेकर जी, जैसे शंकर अय्यर कह रहे हैं कि पूरा ऐसा माहौल बन रहा था कि जीतेंगे इस सीट से। देखिए, पिछले लोकसभा चुनाव में बम्बई की सारी सीटें बीजेपी ने जीती है और विनोद तावड़े वहाँ पर लीडर ऑफ अपोजिशन है लेजिस्लेटिव काउंसिल में, मराठा लीडर हैं। इनकी बहुत सारी अच्छाई है। ही इज़ अ स्पॉटलेस एंड नॉन कंट्रोवर्शियल लीडर। और जो इनके सामने की जो ट्रायंगुलर फाइट थी उसमें इनको शिवसेना और बाकी पार्टी से बहुत ज़्यादा, कांग्रेस और एनसीपी से इस तरीके के कोई कैंडिडेट्स नहीं मिले हैं जिसके चलते इनको किसी भी तरीके की जीतने में दिक्कत हो। लेकिन इसके बाद चुनाव में क्या, यू नेवर नो। लेकिन आज की स्थिति में विनोद तावड़े की जो स्टैंडिंग है महाराष्ट्र प्रदेश भारतीय जनता पार्टी में और लोगों के बीच में, उसके चलते ये जीतने की स्थिति में है। ठीक है, चलिए अब तीसरी सीट की बात करते हैं। एनसीपी से सचिन अहीर, वर्ली सीट से उनकी क्या तस्वीर निकल कर आ रही है ये आपको बताते हैं।
खतरे की घंटी सचिन अहीर पर खतरे की घंटी दिखाई दे रही है। विनोद अशोक वानखेड़े जी, सचिन अहीर क्यों खतरे सचिन की अहीर घंटी? एनसीपी का एक ऐसा फेस है कि जो वैसा एनसीपी का मुंबई में कोई वजूद है नहीं इतना बड़ा, लेकिन इसके बावजूद सचिन अहीर वहाँ पे सीट निकालते रहे हैं। उनके कई है, उनके रिलेशन है, यानी उनके रिलेटिव है अंडरवर्ल्ड में बड़े ऊंचे ओहदे पे, तो जो अंडरवर्ल्ड का जो सिस्टम है उसमें उनका एक साथ उनको हमेशा मिलता रहा है। सचिन अहीर को एक बहुत अच्छे वोकल फेस है, लेकिन जो स्थिति एनसीपी की हुई है महाराष्ट्र में, जितने भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, उससे लड़ना इनके लिए बहुत मुश्किल है। उसके बाद जो 5 कॉर्नर की जो कॉन्टेस्ट है उसमें मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को वहाँ एज मिलेगा, और वो सीट यदि बीजेपी उठा ले तो बड़ी बात नहीं है। शंकर, आपको क्या लगता है कि भ्रष्टाचार के आरोप इतने भारी पड़े हैं कि खतरे की घंटी दिखाई दे रही है सचिन अहीर? देखिए, पहले वो जमीन से जुड़ के ऊपर आए थे, राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ में काम किया था, और उनकी एक कास्ट कॉम्बिनेशन थी। लेकिन जैसे वो मंत्री बने उसके बाद में वो जो 5 स्टार कल्चर एनसीपी में लाया उन्होंने, वो जो शो लाते थे हर मतलब जन्माष्टमी पे, गणेश चतुर्थी पे फिल्म स्टार्स को लाना, गरबा में फिल्म स्टार्स को लाना, वो जो 5 स्टार कल्चर में जब घुस गए तो वो जमीन से हट गए। और एनसीपी के ऊपर जो तीखा वार हो रहा है महाराष्ट्र में, उससे उनकी बचने की बहुत कम उम्मीद है। ठीक है, चलिए, इनके बारे में आपने बताया। अब हम बात करेंगे अखिल भारतीय सेना से हैं गीता गवली, भाई कला से ये चुनाव लड़ रही हैं, अरुण गवली की बेटी हैं। इनकी किस्मत क्या कह रही है? भाई कला सीट क्या कह रही है इनकी किस्मत? ये जीत रही हैं, गीता गवली जीत रही हैं। अभिलाष खांडेकर जी, जीत रही हैं गीता गवली? गीता गवली जीत रही हैं, इस पर बहुत आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि अरुण गवली का वहाँ पर जो क्लाउड है, जो प्रभाव है, भाईखला स्पेसिफिकली भाईखला का जो सोशियो इकोनॉमिक जो स्ट्रेटा है उसमें इसके सपोर्टर्स बहुत हैं। अरुण गवली का भी एक बहुत बड़ा नाम है, उसके चलते इनके सामने के जो कैंडिडेट्स हैं उन पर वो निश्चित रूप से भारी पड़ रही हैं। लेकिन अब देखना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो कैंडिडेट है उसने कितना जोर लगाया है, क्योंकि बम्बई में बीजेपी की भी ज़्यादा सीट्स आ रही है और पीछे पीछे शिवसेना की भी सीट्स आ रही हैं। तो शिवसेना और बीजेपी के बीच यदि कोई तीसरी पार्टी अपनी जगह बना देती है, तीसरा कोई कैंडिडेट जगह बना लेता है, तो वो उसमें गीता गवली का नाम काफ़ी ऊपर आता है। अब बात करते हैं जलगांव सिटी से सुरेश दादा जयंत की। शिवसेना से है ये, जलगांव सिटी से, और इनकी किस्मत किस करवट बैठ रही है? आपके वोट के भरोसे ये हार रहे हैं। अशोक जी, शिवसेना से सुरेश जैन साहब थोड़ा आश्चर्य भी लगता है, लेकिन ये हो सकता है क्योंकि जलगांव और जो उत्तर खानदेश जिसको कहते हैं हम, जो उत्तर महाराष्ट्र है, हमारा सर्वे भी बताता है कि उत्तर महाराष्ट्र में बीजेपी का बड़ा क्लाउड है। लेकिन सुरेश दादा जैन और जलगांव का समीकरण ऐसा है कि सुरेश दादा जैन जिस पार्टी में हो, लेकिन वो सुरेश दादा जैन जीता करते थे। लेकिन एक बड़ा वहाँ स्कैंडल हुआ घरकुल घोटाले का, उसके बाद वो लगातार जेल में है, जेल से ही चुनाव लड़े, उनको बिल्कुल कहीं से भी जमानत मिल नहीं रही है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से बार बार जमानत रिजेक्ट हो गई है। इससे कहीं ना कहीं उनके इमेज पे एक डेंट पड़ा है। और सुरेश दादा जैन की खासियत है कि वो अच्छे ऑर्गेनाइजर थे। अब जेल में रह के चुनाव ठीक से उनके जो प्यादे हैं वो नहीं लड़ पाए। इस पे कुछ कहना चाहते हैं? आप भी मानते हैं जेल से रह के चुनाव लड़ना? सुरेश दादा जैन जलगांव की बहुत बड़ी हस्ती हैं, लेकिन पिछले 10 सालों में उन्होंने कई पार्टियां बदली हैं, और घरकुल घोटाले के चलते वो और एनसीपी के एक और मंत्री पिछले दिनों, और काफ़ी जलगांव के काफ़ी बड़े लोग पिछले कई दिनों से जेल में हैं, पिछले 2-2.5 साल से लगातार जेल में हैं। औरंगाबाद हाई कोर्ट ने उनको उसमें कोई राहत नहीं दी, सुप्रीम कोर्ट ने कोई राहत नहीं दी, इन्होंने काफ़ी उसके ऊपर दबाव चलाया, सब दूर सब कुछ हुआ। लेकिन अब सुरेश दादा जैन, जो पुराने सुरेश दादा जैन थे, जिनका जलगांव में काफ़ी दबदबा था, वो पिछले 2-2.5 साल में लगभग ख़त्म हो गया है। तो आई विल नॉट बी सरप्राइज यदि वो हार जाए तो वीआईपी सीटों के सर्वे में जलगांव सिटी से सुरेश दादा जैन जो हैं ये हार रहे हैं। अब हम रुक करेंगे नंदुरबार का। विजय कुमार गावित का क्या हो रहा है? वहां पर बीजेपी से हैं विजय कुमार गावित, और नंदुरबार सीट पर क्या है आपका फैसला? जीत रहे हैं शंकर अय्यर, जीत रहे हैं? देखिए, अभी लहर पे राइड कर रहे हैं वो। अच्छा। और जो भी जमीनी से जुड़ा हुआ है वो उनको जानता है, उनका एक कार्यक्षेत्र है और काफ़ी वहाँ पर उनका वर्चस्व है। लेकिन इनकी जीत में थोड़ा सा बीजेपी को असमंजस आने वाला है, क्योंकि
जिस तरह की कैंपेनिंग हुई है उस एरिया में, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल हुआ है, और उनको अभी भी उतना एक्सेप्टेंस नहीं है बीजेपी में। ही विल बी ऑलवेज सीन एज अ आउटसाइडर इन बीजेपी। तो जीतने में उनका श्रेय कम है, मोदी की लहर का श्रेय ज्यादा है। आप भी मानते हैं अशोक जी ऐसा? नहीं, सवाल ये है कि अभी तक तो एनसीपी के मंत्री थे ही। हाँ। और जब पिछले लोकसभा चुनाव में उनके ही परिवार से जब कांग्रेस के घोषित उम्मीदवार के खिलाफ उम्मीदवार लड़ा गया, तब ये बाकायदा कांग्रेस यानी एनसीपी को ये एक्शन लेना पड़ा कि उनको पार्टी से निकालना पड़ा। तो ये भाजपा में ही जाने वाले थे, ये बात तय थी। तो ऐसे में उन्होंने पार्टी बदली। और जैसा कि मैंने कहा कि नॉर्थ में, क्योंकि उसके पहले जो कांग्रेस के वहाँ पे सांसद थे नंदुरबार में, वो 9 या 10वीं बार जीत चुके थे। उसके बाद उनको हारना पड़ा। तो तभी लोकसभा में ये एस्टेब्लिश हो गया था कि वहाँ वो पूरा बेल्ट अब बीजेपी का हो चुका है। ऐसे में इनका बीजेपी में जाना, ये बहुत अपॉर्चुनिटी देख के उन्होंने जंप मारी है। हाँ। और तो ये माना जाए कि बीजेपी का वो वजह से जीत रहे हैं। हाँ, मोदी का जिसका फायदा हो रहा है। इनकी बेटी भी बीजेपी में आई थी कुछ दिन पहले, और जब नंदुरबार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभा ली, है बहुत आदिवासी बेल्ट है, बहुत पिछड़ा हुआ बेल्ट है, तो 2 लाख से ज़्यादा लोग वहाँ पर उस सभा में आए। और वहाँ गावित फैमिली का पूरे नंदुरबार में दोनों तरफ बहुत बड़ा प्रभाव है। तो इनकी बेटी पिछले कुछ दिनों पहले भाजपा में आई और जीत भी गई वहाँ से। अब इन्होंने पार्टी बदलने के बाद में वहाँ पर भाजपा की लहर है नंदुरबार में, जो खानदेश, धुलिया और इसके आसपास का एरिया है। तो गावित वहाँ से जीतेंगे तो मुझे उसमें आश्चर्य नहीं लगेगा। मतलब आप भी ये कह रहे हैं कि वो पूरा फायदा उन्होंने उठाया है, ये देखते हुए कि बीजेपी की लहर चल रही है, तो इस वजह से आए और अब जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो लगातार हम आपको वीआईपी सीटों का सर्वेक्षण जो है, हमारा सर्वे, वो दिखा रहे हैं। सुरेश जैन जलगांव सिटी से, हमने आपको बताया शिवसेना के वो हार रहे हैं, उन पर खतरे की घंटी साफ दिखाई दे रही है, इस तरह से कि वो हार रहे हैं। और पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल के बेटे साहिब शेखावत का क्या हो रहा है अमरावती में क्या हो रहा है, वो हम आपको दिखाते हैं। अमरावती की ये सीट, और इन पर खतरे की घंटी साफ दिखाई दे रही है। ये क्यों लगता है आपको शंकर? राव साहिब शेखावत, खतरे की घंटी। मुझे अचरज नहीं होगा अगर वो हार जाए तो, क्योंकि जिस तरह के उस फैमिली पर जिस तरह की कंट्रोवर्सीज हुई है, पहले फॉर्मर प्रेसिडेंट प्रतिभा पाटिल के घर को लेकर, फिर इनके जो फैमिली के सदस्यों पर जिस तरह के आरोप लगे हैं, जो क्रिमिनल केसेस हुए हैं, उन सब को लेके मुझे लगता है कि जो नई लहर है, एक नई पीढ़ी जो है, वो कम टॉलरेट करती है इन सबको। और ये जो सूबेदारी है, इसके अगेंस्ट में एक वोट हो रहा है, ऐसा मैं मानता हूँ। इसीलिए कई सारे दिग्गज हारेंगे, ये तय है इस इलेक्शन में। अशोक जी, आपको क्या लगता है, क्या चीज नहीं जा रही? ये इस सीट की एक खासियत है कि ये सीट पिछली बार चुनाव में एक सिटिंग कांग्रेस के एमएलए के पास थी, उसका टिकट काट के शेखावत को टिकट दिया गया था और बहुत मार्जिन से चुनाव जीते थे। उसके बाद वहाँ नगरपालिका हुए, विधान, उसके बाद जिला परिषद हुई, और हर जगह पे कहीं ना कहीं इनको कांटे की टक्कर मिलती रही उसी विधायक से जो चुनाव नहीं जीत पाया। उसके बाद जब वो बीजेपी में आता है तो उसका एक अपना वोट बैंक है। अमरावती कॉन्स्टिट्यूंसी शिवसेना की कॉन्स्टिट्यूंसी है लोकसभा में, और उसके बाद उनकी पत्नी जो है, उनके खिलाफ जो चुनाव लड़ रहे देशमुख, उनकी पत्नी मुस्लिम परिवार से आती है। तो एक अमरावती में एक मुस्लिम मतदाता भी है, वो भी यदि उनके साथ जाते हैं तो ये ऐसा डेडली कॉकटेल है जिसके आगे राव साहब का जीतना बहुत ही मुश्किल लग रहा है। तो अभिलाष, आपको भी लगता है शेखावत साहब पे अगर खतरे की घंटी दिखाई दे रही है तो फिर इसमें ज्यादा हैरानी नहीं होनी चाहिए, सीट जा भी सकती है उनके हाथ से? देखिए, 2 चीजें हैं इसमें कि अब प्रतिभा पाटिल किसी पोस्ट पर रही नहीं है। जब वो पोस्ट पर थी तो उसका निश्चित रूप से इनको फायदा मिलता था। प्रतिभा पाटिल खुद जलगांव की हैं, उनकी शादी अमरावती में हुई शेखावत साहब से। पिछले साल इन्होंने कुछ लोगों पर गोलियां चलाई और उसके कारण ये इनके खिलाफ काफ़ी आंदोलन हुए और इनके खिलाफ अमरावती शहर में, जहाँ मैं रहा हूँ, अमरावती शहर में काफ़ी इनके खिलाफ माहौल बना था। और इनका लोकल लेवल पर किसी भी तरीके का अमरावती के डेवलपमेंट में कोई बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है ऐसा नहीं कहा जा सकता। इनकी इमेज भी बहुत कंट्रोवर्शियल है। तो इसके चलते इनके सामने के जो, और देखिए विदर्भ की जो राजनीति है उसमें
नागपुर के बाद अमरावती डिविजनल हेडक्वार्टर है, अमरावती के आसपास की सीट्स भी अमरावती को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। ठीक है। वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना इनका कॉम्बिनेशन है, उसके चलते कांग्रेस का बहुत कम वहाँ पर रुतबा है। और ठीक है, तो आप भी मान रहे हैं कि हैरानी नहीं होनी चाहिए, खतरे की घंटी अगर ये हार में बदल जाती है। सैबोटेज भी बहुत हुआ है। और यदि इफ ही लूजेस, if he wins I don't know, but if he loses I don't think there is कुल मिला के नेहा जितने भी कारण है हारने के, इनके सामने सब है सामने। अच्छा, जितने भी कारण हो और सकते हैं। सबसे बड़ा कारण ये विदर्भ की सीट है। विदर्भ में अपना सर्वे बताता है 62 सीटों में से 51 सीटें यदि बीजेपी के पास जाती है तो बची हुई जो 10 सीटें हैं उस 10 सीटों में तो राव साहब की सीट हो नहीं सकती। चलिए ठीक है, चलिए अब श्रीगोंडा का रुख करते हैं। बबन पाचपुते बीजेपी से यहाँ पर हैं उम्मीदवार और इनकी किस्मत क्या बता रही है? खतरे की घंटी है इन पर, क्यों अशोक? बबन राव पाचपुते ये खुद कंट्रोवर्शियल फिगर है। ये काफ़ी कंट्रोवर्सी में रहे हैं। कुछ भ्रष्टाचार के पुराने आरोप है, जो नगर निगम और नगर पालिका है उसके आरोप है। इसके चलते वैसा भी इनके खिलाफ एक बीजेपी के अंदर ही एक माहौल है कि जब भी भ्रष्टाचार की बात आती है पार्टी भी बदली इन्होंने। ये एनसीपी से गए हैं वहाँ पे। तो एनसीपी में जब बोला जाता है कि भ्रष्टाचारी लोगों की जो लिस्ट निकलती है उसमें बबन राव पाचपुते भी थे और उनको ये मालूम था कि उनको इस बार टिकट मिलेगा नहीं एनसीपी से। उन्होंने जो पार्टी बदली, तो मुझे लगता है ये बीजेपी का बहुत गलत चॉइस था। और शंकर, ये मोदी लहर का भी कोई फायदा नहीं है? नहीं, इनका ये अपना नाम कैसे बनाया पहले राजनीति में? 90 और 92 में जब हर्षद मेहता स्कैम हुआ तब इनका नाम उभर के आया। महाराष्ट्र पॉलिटिक्स में कोई तीर मार के इनका नाम उभर के नहीं आया था। तो वहां से लेके ये हर कुछ 3-4 साल में एक नए कंट्रोवर्सी में घुसते हैं। और जिस तरह की अवसरवाद इन्होंने डिस्प्ले की है, उस अवसरवाद का मुझे लगता है लोगों ने मुंह तोड़ जवाब देना है। ठीक है, चलिए अब हम कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं शिरडी से राधाकृष्ण विखे पाटिल, उनका क्या हो रहा है उस पर नजर डाल लेते हैं। शिरडी सीट से और कड़ी टक्कर में ये आगे हैं। अभिलाष जी, कड़ी टक्कर में आगे राधाकृष्ण विखे पाटिल एक बहुत बड़ी विखे पाटिल फैमिली से आते हैं, जिनके घर में इनके दादाजी का बहुत बड़ा नाम था, जो पद्म भूषण थे। इनके पिताजी भी केंद्र सरकार में मंत्री थे और इनकी फैमिली का वहाँ पर अहमदनगर और शिरडी इस एरिया में काफ़ी प्रभाव है। तो मुझे नहीं लगता है कि ये हारेंगे। ये वहाँ के एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं और पिछली बार ये चुनाव जब सीएलपी का इलेक्शन हुआ था उसमें ये मुख्यमंत्री का चुनाव कुछ ही वोट से हारे थे ये। तो अहमदनगर की जो शिरडी सीट है वहाँ पर एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा वो है, कोऑपरेटिव का बहुत बड़ा सेटअप है, शुगर फैक्ट्रीज हैं। तो विखे पाटिल की इमेज भी बहुत अच्छी है। ही कम्स फ्रॉम ए गुड फैमिली। तो मुझे लगता नहीं है कि वो हारेंगे। ठीक है, आपको लगता है हारेंगे नहीं? कड़ी टक्कर है, लेकिन जीतने की संभावना दिखाई दे रही है। ठीक है, अब बात करते हैं संजय केलकर की बीजेपी ठाणे सिटी से। इनकी किस्मत क्या बता रही है? ये दिग्गज क्या होगा इनका? कड़ी टक्कर में आगे हैं शंकर, कड़ी टक्कर में आगे चल रहे हैं। देखिए, सिटी अर्बन सीट है, थाने में अभी कॉस्मोपॉलिटन पॉपुलेशन है और वहाँ पर वर्चस्व एक तरफ से शिवसेना और एनसीपी का था, कांग्रेस और बीजेपी की वहाँ कोई खास अस्तित्व नहीं थी। हाँ। लेकिन ये जाहिर है कि जो मोदी लहर है, जो अर्बन यूथ को आकर्षित किया है, उस लहर का फायदा इनको पहुँच रहा है। वैसे ये वहाँ मतलब इनकी अपनी ग्राउंडिंग बहुत खास नहीं है वहाँ पर शिवसेना की ग्राउंडिंग सबसे ज्यादा है और उसके बाद में थोड़ा एनसीपी की ग्राउंडिंग है। तो बीजेपी का वो बेस नहीं है अशोक जी, बावजूद इसके नहीं। जब ठाणे सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी हुआ करती थी देश में, बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी में पहले या दूसरे नंबर पे आती थी, तो राम नाईक वहां से चुनाव जीता करते थे। बाद में शिवसेना में एडजस्टमेंट के तहत ये सीट शिवसेना को गई, लेकिन शिवसेना कभी वो जीतती थी, परांजा पे आखिरी जीते हुए थे, उसके बाद नाईक आए वो जीते, ये लगातार चलते रहा। सवाल ये है कि वहां पे जो ठाणे में बड़ा डेंट मारा है वो एमएनएस ने मारा है पिछले चुनाव में। इस बार वहां एमएनएस भी है, शिवसेना भी है, एनसीपी भी है। ये तीन पार्टियां हैं जिनका वजूद है और कहीं ना कहीं ठाणे में संघ का काम भी बहुत ज्यादा है। जो भैया जी जोशी अभी जो नंबर 2 पोजीशन पे है संघ में, इनका कार्यक्षेत्र रहा है ठाणे। तो ये सारी चीजों को देखते हुए यदि बीजेपी का अपना पुराना बेस यदि उठ के सामने आए तो इनको जीतने में तकलीफ होनी नहीं चाहिए। नहीं, ये इस ठाणे जिला में रामभाऊ मालगी जैसे नेता चुन के आए थे 77 के दौर पे, वो है। और उस बेस को बीजेपी ने कुछ
तरह से किसी तरह से खो दिया था, वो यील्ड किया था उन्होंने, शिवसेना को दे दिया था। अब उसको देखें आप कि अगर बीजेपी वो ग्राउंड रिकवर करती है तो महाराष्ट्र में जो बीजेपी का वर्चस्व बढ़ रहा है, इस तरह बढ़ रहा है कि जो लॉस्ट ग्राउंड को रिकवर कर रही है। आप भी मानते हैं अभिलाष जी, लॉस्ट ग्राउंड रिकवर हो रहा है जो कि ठाणे सिटी में दिखाई दे रहा है? देखिए, संजय केलकर एक ऐसे ब्राह्मण लीडर हैं कि जिनको इनकी समाज का बहुत कुछ सपोर्ट, ठाणे में जो मिडिल क्लास मराठी, जो टिपिकल मराठी जो बम्बई से धीरे धीरे बाहर हो गया, आउटस्कर्ट्स पर रहने लग गया, वहाँ पर उनको इनकी जाति के काफ़ी लोग मिलने की संभावना है और उसके वोट के आधार पर ही वॉज इलेक्टेड द लीडर, और उसी के चलते वो जीतने की संभावना उनको है और कड़ी टक्कर देंगे वो। क्योंकि महाराष्ट्र में मराठा वर्सेस ब्राह्मण वर्सेस शेड्यूल कास्ट, इसका बहुत जातिगत समीकरण उत्तर प्रदेश जैसा हो रहा है, तो जाति के हिसाब से संजय केलकर को वहाँ पर उनकी कम्युनिटी के बहुत सारे वोट्स मिलने की संभावना है। चलिए, तो आप लोगों ने हमें ये बताया कि ये जो वीआईपी उम्मीदवार हैं हमारे, किस पर खतरे की घंटी, कौन हार रहा है, कौन जीत रहा है, क्यों इनकी जो किस्मत है वो इस तरह दिखाई दे रही है।